मेरे अगर स्कूल का देखें, मैंने जब मेरा सेशन शुरू हुआ था 31 मार्च या फिर जैसे एकदम एंड ऑफ मार्च में, उस शुरुआत में आपके पास उतना ज्यादा क्लैट का प्रेशर या फिर स्कूल का प्रेशर नहीं रहता। तो मैंने बीच शुरुआत में प्रिपरेशन की क्या करा था, मैं बीच में फोन चलाने लग गया, तो उससे आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता था उन ब्रेक में। हेलो एवरीवन। सो आपने दिव्यांश अग्रवाल का इंटरव्यू देखा होगा। उन्हीं के स्टडी बडी अब हम कार्तिकेय श्रीवास्तव के पास आ चुके हैं, जिनका नाम उन्होंने अपने इंटरव्यू में काफी बार लिया था। एंड कार्तिकेय वाज ईगरली वेटिंग 11th क्लास में बैठे बैठे कि इनका कब विक्ट्री बैच लॉन्च होगा। उसके बाद हम इनसे पढ़ना चालू करेंगे फाइनली। एंड 11th क्लास में ये मेरे पास आते थे तो इनको भगा दिया जाता था कि अभी रुक जाओ, तुम्हें बताएंगे बिल्कुल टिप्स कब अगले साल की। तो फाइनली जब इन्होंने तैयारी करी, कैसी हुई क्या हुई, फिर अभी पूरी प्रिपरेशन करी कैसे, कहाँ से हैं, क्या क्या दिक्कतें रही, पूरा आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो कार्तिकेय एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो सबको। Hello everyone, my name is Karthikeya Srivastav and I am from Sitapur, Uttar Pradesh. I have scored a rank of 500 with a score of 95.5. As sir told, I have started my preparation back there in class 11th and I have joined the GK Infinity from its foundational days. And as the Victory Branch was launched, I joined it immediately so that there was no gap in my preparation between the 11th class and the 12th class. And even before GK Infinity was launched, I was connected to him in a previous platform where he used to teach earlier. And this was my, and now I will tell you my journey from now onwards. Over to you, sir. ओके। सो कार्तिकेय, व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग बिल्कुल स्टार्टिंग में 11th क्लास में, तो हमने ये डिसाइड किया था कि आप 11th में भी एक बार क्लैट का पेपर दे के आओ। ठीक है, तो आपने पेपर दिया था। अब पेपर देने के बाद कितना इंपॉर्टेंट था 11th क्लास में रहते हुए वो पेपर देना, उसका टेक अवे क्या निकला था उस टाइम पर, और तुमने जब फाइनली प्रिपरेशन और अच्छे से अपनी 11th 12th क्लास में चालू करी है, तो वो एक गाइडिंग लाइट कैसे बनी उसके लिए। तो लाइक जो आपने कहा था कि 11th में जैसे पेपर देना, मैंने उस टाइम पे अपनी जुलाई या अगस्त में, उससे पहले अप्रैल तक की प्रिपरेशन शुरू कर ली थी। एंड पेपर आते टाइम के मेरे कॉन्सेप्ट्स मोस्टली क्लियर हो गए थे, तो फिर पेपर देना इसलिए मेरा जरूरी हो गया। तो जो मैंने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, अब उसमें कहाँ पे क्या मिस्टेक्स आ रही, लाइक द जीके सेक्शन वाज नॉट फॉर मी एट दैट टाइम। सो बाकी सब्जेक्ट्स में कहाँ पे मेरी दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ पे क्या मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं, वो मुझे 12th क्लास में कैसे इंप्रूव करनी होंगी, वो मुझे 11th क्लास में जो पेपर देने से एक्सपीरियंस मिला था उससे बहुत हेल्प हुई। लाइक आई वाज कंप्लीटली अवेयर लाइक नाउ वेयर आर माय मिस्टेक्स, हाउ आई हैव टू करेक्ट देम इन माय क्लास 12 व्हिच वाज माय मेन अटेम्प्ट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द मेन डे, द डी डे। उस दिन जो चीजें माहौल होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। लाइक आपकी पूरी प्रिपरेशन एक तरफ एंड वो डे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। Like in this year, the 12th class, there were many students who were very nervous at that time. But जो 11th क्लास का मुझे एक्सपीरियंस मिल गया था कि कैसे वहां पे सेंटर पे जाना होगा, क्या उर्माद का सिस्टम रहेगा, कहाँ पे इन्विजिलेटर्स कैसे रहेंगे, वो और मेरा सेंटर भी बहुत तक की सेम ही था, मतलब सेम ही जगह पे मुझे मिल गया था। तो उसका बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस मिला कि हाँ कैसा एनवायरनमेंट है, कैसे मैं अपने आप को हैंडल करूंगा। बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर बहुत उस टाइम पे गेम प्ले करता है, तो उससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ तो मुझे मेनली 12th क्लास में। एंड 12th में आके ऑफलाइन मॉक्स देने का भी बहुत फायदा हुआ कि उससे एक्सपीरियंस जो मिलता है, उस टाइम पे सारे बच्चे आसपास प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके दिमाग पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इट वॉज वेरी यूजफुल फॉर मी मेनली इन माई 12th अटेम्प्ट, लाइक मेन अटेम्प्ट इन माई 12th क्लास। ओके। सो जब फिर 12th में तैयारी चालू करी इन जैन फेब मार्च, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, तुमने खुद ही देखा होगा, जब हम क्लास में थे तो क्लास ही ज्वाइन नहीं कर रहे थे क्योंकि उनके बोर्ड एग्जाम्स चल रहे थे। तो ये स्टार्टिंग का फेज कितना इंपॉर्टेंट होता है, और इसमें एग्जैक्टली एक स्टूडेंट को आइडियली क्या करना चाहिए 3 महीने में जब वो वापस से स्टार्ट कर रहा है तैयारी को। तो लाइक स्टार्टिंग का फेज जो जैन टू मार्च होता है, वो प्रिपरेशन के फाउंडेशनल डेज होते हैं। लाइक मैंने 11th से शुरू करा था, इसलिए मेरे लिए वो थोड़ा सा तब भी एक मुझे बैक स्टार्ट मिल गया था कि हाँ कैसे आगे करना है। लेकिन जो बाकी बच्चे सिर्फ 12th में प्रिपरेशन शुरू करते हैं, उनके लिए जैन टू मार्च इसलिए इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आपके आगे के महीने होंगे उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपकी क्या गलतियां हो रही है, क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, उससे आप अवेयर रहेंगे। अगर जैन टू मार्च का फेज आपका मिस होता है, तो फिर वो आपका फेज आगे के लिए शिफ्ट होगा एंड फिर आपको बाद में अपनी और लेटली गलतियां पता चलेंगी, फिर आप उस पर कम टाइम मिलेगा वर्क करने के लिए। तो जैन टू मार्च के फेज में मैंने क्या करा था इस टाइम पे कि अपनी रीडिंग स्पीड पे अच्छा खासा फोकस करा, अपनी स्ट्रैटेजीज अलग अलग ट्राई कर ली कि मैं ये स्ट्रैटेजी में फिट बैठ रहा हूँ, मेरे लिए ये टाइम टेबल बैठेगा, मैं इतने मॉक्स अभी दे सकता हूँ। तो वो प्लानिंग प्लान आउट जो चीजें उस टाइम फेज में हो जाती है, वो आगे जाके आपको हेल्प करती हैं।
एंड जिन लोगों का मिस हो जाता है उनको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक जब बोर्ड्स खत्म होते हैं तो आप थोड़े दिन का ही ब्रेक लीजिए, उसके बाद आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मेरी बहन ने करी, उसने अल्टरनेट डेज पे उस टाइम पे मॉक दिए थोड़े दिन, कि उसको एक हेड स्टार्ट मिले कि हाँ बाकी जो उसका मिस हो चुका है उसकी वजह से उसका वो गैप कवर हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर वो फेज मिस हुआ है तो फिर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि आप प्लानिंग आउट अलग अलग चीजें कर पाए, प्लान आउट कर पाए, अलग चीजें ट्राई कर पाए, क्योंकि बहुत टाइम समझ लगता है आपकी बॉडी को समझने में कि हाँ ये प्लान मेरे लिए सही होगा नहीं सही होगा, एंड आखिरी तक के फिक्स हो जाना चाहिए। लाइक नवंबर दिसंबर में आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम मॉक के पहले मेरा ये स्केड्यूल रहेगा ये स्केड्यूल रहेगा, वो आपको उस फेज में ट्राई कर लेना चाहिए। दिस वाज माय प्लान। ओके। सो ये पूरी जर्नी में एक चीज जो तुम्हें बहुत दर्द दी होगी वो है स्कूल के साथ इसको मैनेज करना। ठीक है, यस सर। बहुत लोगों का इशू रहता ही है जो भी स्कूल के साथ बोर्ड्स के साथ इसको मैनेज करता है। तो एक जरा इफेक्टिव प्लान कोई अगर तुमसे पूछना चाहे कि भैया, कार्तिक के भैया, अब आप सीनियर तो हो ही गए हैं, तो हमें जरा स्कूल के साथ क्लैट कितने शानदार तरीके से मैनेज किया जाए, जो कि आपकी रैंक बताई रही, तो एक प्लान बना के दो जरा। मेरे अगर स्कूल का देखें, मैंने जब मेरा सेशन शुरू हुआ था 31 मार्च या फिर जैसे एकदम एंड ऑफ मार्च में, उस शुरुआत में आपके पास उतना ज्यादा क्लैट का प्रेशर फिर स्कूल का प्रेशर नहीं रहता, तो फिर क्लैट पे आप ज्यादा फोकस दीजिए। एंड पूरे फेज में मैंने क्या करा था, एग्जाम्स जब आते थे स्कूल में तो फिर मैं उसके शायद 5 to 10 डेज, आप ही ने बताया था कि 5 to 10 डेज पहले तक के स्कूल का हल्का सा टाइम बढ़ा दिया जाएगा। एंड जो क्लैट की डेली चीजें रहेंगी लाइक सेक्शनल सर, द न्यूज़पेपर एंड करंट अफेयर्स, ये 3 चीजें एग्जाम्स के पहले मैंडेटरी रहेंगी एंड ये पूरी ओवरऑल प्रिपरेशन रहेंगी, ओवरऑल प्रिपरेशन में। तो सिर्फ एग्जाम्स के टाइम पे आपकी बाकी चीजें क्लास की कम हो जाएंगी एंड स्कूल पे थोड़ा सा फोकस बढ़ जाएगा। बाकी जितना भी स्कूल का टाइम है आप सिर्फ अपना स्कूल में जितना भी टाइम प्रोडक्टिव निकाल सकते हैं वहां पे अपनी स्कूल की पढ़ाई करिए। लाइक आप स्कूल गए, फ्री पीरियड्स मिलते हैं, जो आपने कहा था फ्री पीरियड्स के बीच में टाइम मिल रहा है, सब लोग गेम्स खेल रहे हैं, आप वहां पे निकालो। तो फिर अगर स्कूल की पढ़ाई स्कूल में ही निपटा के आ जाए उससे बहुत फायदा होगा। एंड घर पे पूरा टाइम क्लाट को देना ही पड़ेगा। लाइक थोड़ा बहुत हाँ, स्कूल का अगर कंपलसरी सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट है, जैसे ह्यूमैनिटीज में मुझे हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती थी याद करने के लिए, तो थोड़ा बहुत एक 1 आवर निकाल लिया हफ्ते में या फिर एक दिन उसको डेडिकेट कर दिया स्कूल के लिए, तो ठीक है। बाकी पूरा टाइम स्कूल को अगर नहीं देंगे तो बढ़िया रहेगा। एंड आखिरी के टाइम पे जैसे अभी मैं स्कूल की पढ़ाई, अब दिसंबर जनवरी फरवरी मेरे पास पूरा अच्छा खासा टाइम है कि मैं अपना स्कूल का सिलेबस निपटा सकता हूँ। हाँ बीच में मुझे भी प्रेशर बहुत फील होता था कि स्कूल छूट रहा है छूट रहा है, लेकिन उस टाइम पे मेरे हिसाब से फोकस नहीं देना चाहिए स्कूल पे। जो नेसेसरी चीज है जो उस टाइम पे प्री रिक्विजिट होना चाहिए स्कूल का हल्का फुल्का, वो बस कर लें, बाकी पूरा टाइम क्लाट के लिए रहे। एंड स्कूल के बाद जैसे आते हैं, मान लीजिए मेरी छुट्टी 3 3 o'clock पे होती थी, उसके बाद क्या होता था, 2 आवर्स का ब्रेक ले लिया आपने, 5 o'clock या 5:30 मैक्सिमम उस पे आप बैठने पढ़ने बैठ गए। एंड फिर थोड़ा सा ब्रेक्स का टाइम ऑफ कोर्स कम करना पड़ेगा, क्योंकि इन कंपैरिजन टू द ड्रॉपर्स वी डेफिनेटली हैव अ लॉट मोर लेस टाइम। उसकी वजह से ब्रेक्स का टाइम थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। लाइक 5:30 के बाद अगर 2 आवर्स के स्लॉट बनाए, फिर हाफ एन आवर का ही से ब्रेक लगते हैं, ये नहीं कि 1 आवर खिंच गया 1.5 आवर खिंच गया। आपको ब्रेक्स का टाइम बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा एंड वो इफेक्टिव ब्रेक्स हो। लाइक मैंने बीच शुरुआत में प्रिपरेशन के क्या करा था, मैं बीच में फोन चलाने लग गया, तो उससे आंखों पर बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता था उन ब्रेक्स में। तो वो ब्रेक्स जितना ज्यादा इफेक्टिव तरीके से ले सकते हैं, लाइक मेडिटेशन कर ली या फिर थोड़ा फैमिली के साथ इंटरेक्ट करा है या फिर वो फोन से स्क्रीन से जितना ज्यादा दूर रह सके उन ब्रेक में, बोल रहे हैं कि आपका मेंटल पीस थोड़ा बना रहे and आपकी स्ट्रेंथ बनी रहे, क्योंकि क्लैट में रीडिंग इंटेंसिव है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप बहुत ज्यादा थके हैं, आपने 2 घंटे पढ़ा, आपने फोन भी चलाया, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है माइंड पे अच्छा खासा, तो फिर आप उसकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते, रीडिंग नहीं कर सकते, सेक्शनल नहीं दे सकते, इतना ज्यादा मेंटल प्रेशर होता है उस टाइम पे। इसलिए वो ब्रेक्स को इफेक्टिवली यूज करना है, ब्रेक्स को कम रखना स्कूल डेज में। नॉर्मल डेज में तो फिर वो मॉक्स का डेज निकालने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो एक चीज अब हम जिस पे आ जाते हैं वो है कि आपके स्टडी बडी का रोल, और क्या किसी को स्टडी बडी लेना चाहिए, पूरा ग्रुप बनाना चाहिए कि, क्योंकि मुझे ये भी याद है कि तुमने ग्रुप बनाया था पहले, उसमें बाद में जाके तुम फिर दो लोग आपस में तुम्हारी ट्यूनिंग बनी, तो क्या एक तरीके से पंचायत हो जाती है, या किसी के लिए इम्पैक्टफुल भी रहता है ग्रुप बनाना, या तुमने क्यों ऐसा चूज करा कि बस हम दोनों ही साथ में पढ़ेंगे, और इसको फिर अगर दो ही डिसाइड करा तो फिर उसके बाद आगे उससे बेनिफिट क्या मिला? मेरे हिसाब से लाइक स्टार्टिंग में हम लोग का ग्रुप मेरा और दिव्यांश का ही था, लाइक एज यू ऑल्सो टोल्ड, मेरा और दिव्यांश का स्टार्टिंग में ग्रुप चला, लेकिन बीच में हम लोग ने सोचा कि लाइक हम दोनों की प्रिपरेशन बहुत हद तक सेम चली, हम लोग किसी और को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि
थोड़ा सा उसका भी कंपटीशन हम लोग के बीच में बढ़ेगा कि आपस में हम लोग का ज्यादा इंटरेक्शन हो। लेकिन उससे क्या हुआ, जब 4 लोग हुए बीच में, तो फिर चारों लोग की अलग टाइमिंग्स, अब सबकी मैच करने की मुश्किल है। कोई उसमें से 2 लोग ड्रॉपर भी थे, तो उन ड्रॉपर्स की टाइमिंग अलग रहेगी, उनका स्टडी शेड्यूल अलग रहेगा। हम लोग स्कूल, वी आर प्रिपेयरिंग अलोंग विद द 12th, तो हम लोग का स्केड्यूल अलग रहता था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। एंड क्या होता था, सबके ओपिनियंस बहुत डाइवर्जेंट रहते थे। अब हम लोग क्विज करने बैठ रहे हैं, ठीक है, हम लोग क्विज करने के बीच में बैठे हैं, तो फिर उसकी वजह से क्या हुआ, कोई अपना अलग माइक में बोल रहा है, किसी की आवाज देर में आ रही, तो बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस 3 से 4 लोगों में रहता था। लेकिन अगर 2 लोग हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझसे बोल रहे हैं, तो फिर उसमें ज्यादा गैप नहीं रहता था, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट करने में थोड़ा फायदा होता था, ज्यादा नॉलेज भी मिलती थी। उसमें क्या है, 4 लोग को कोऑर्डिनेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने सबसे पहले तो ग्रुप हम लोग ने छोटा करा था, एंड 2 लोग का ग्रुप्स मेनली बना लिया, लाइक मेरा और दिव्यांश का। उसके प्लस हम लोग ने क्या करा, ग्रुप्स के फायदा, क्विजेस हम लोग करते थे रेगुलरली। एंड जब एक बराबर वाला आपके साथ में होता है, जैसे मैं 12th में एंड वो भी 12th में, तो फिर एक कंपटीशन फील होता है कि हाँ उसने इतना पढ़ लिया, अगर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो अंदर से गिल्ट फील होता था। तो वो गिल्ट फैक्टर को हम लोग ने अपना पॉजिटिवली यूज करा कि हाँ अगर ये इतना कर रहा है, तो मैं भी अपने आप को उतना उस लेवल पे लाता हूँ, मैं भी कुछ अच्छा सीख के आऊंगा कि मैं कुछ एक्स्ट्रा बता पाऊँ। तो वो एक मेंटल फैक्टर जो रहता है कि आपके हाँ सामने दोस्त कुछ लेकर आए, आप कुछ लेकर आएंगे, इसलिए ग्रुप्स बहुत जरूरी थे। अगर अकेले प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी सारी स्ट्रेटजीज अलग है, आपको अपनी कमियां खुद नहीं पता चलती उतनी अच्छे से। लेकिन सामने वाला आपके साथ बैठा है, वो आपको कुछ अपनी मिस्टेक्स बताएगा, आपको लगे, आपको रियलाइजेशन होगा कि हाँ मेरे में भी मिस्टेक्स हैं। इसलिए एक हमेशा कोऑर्डिनेशन आपस में रहता है कि हाँ वो कुछ कर रहा है, मैं उसको समझा दूंगा, मुझे भी कुछ नई चीजें पता चलेंगी। अकेले करने में थोड़ा सा वो दिक्कत होती है प्रिपरेशन में। अच्छा, एक चीज और कि जैसे घर पे पढ़ाई होना, ये अपने आप में रूटीन नहीं बना पाता ढंग से। तो एक रूटीन कैसे बनाया, प्लस घर पे जो आइडियल सेटअप होना चाहिए किसी भी बच्चे के लिए अगर वो 12th के साथ मैनेज कर रहा है, कि मैं ऐसे ऐसे चीजें मैनेज कर लूँ, ये चीजें मेरे पास होनी ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये खरीदी थी सबने, ये वाली जो टाइमर है, तो ऐसी क्या चीजें कुछ होंगी जो प्रोडक्टिविटी के लिए तुम रिकमेंड करोगे और घर पे एक रूटीन बन जाए इंसान का, वो कैसे? क्योंकि हमने बीच में वो वाला काम भी किया था कि टेलीग्राम पे सब रूटीन भेजते थे, तो उससे भी थोड़ा बहुत ट्रैक पे आई होंगी चीजें। तो ऐसी बहुत चीजें हो सकती हैं जो तुमने यूनिक लगाई होंगी, जो कि अभी तक किसी को नहीं बताई। लाइक सबसे प्री रेक्विजिट चीज, एक टेबल आपकी होनी चाहिए। उसके लाइक बहुत बच्चे क्या करते हैं, बेड पे बैठ के आराम से पढ़ रहे हैं, कंबल में बैठे हैं, तो वो उससे आपके अंदर और लेजीनेस आएगा। अगर एक डेडिकेटेड टेबल है जिसमें सामने स्टिकी नोट्स या फिर जो भी आपको चीज याद नहीं हो रही है वो चिपका सकते हैं, तो एक डेट सब फर्स्ट ऑफ ऑल इज डेडिकेटेड टेबल, यू शुड हैव अ डेडिकेटेड टेबल। सेकेंडली, टाइम टेबल की बात आई, मैंने क्या करा था, लाइक अगर मैं बेडरूम में रोज सो रहा हूँ जाके, तो एक वहां पे कंफर्ट क्रिएट हो जाता है, एंड फिर सुबह उठने में और ज्यादा दिक्कत होती है। तो मैं क्या करता था, जगह जगह पे अपने रूम्स बदल देता था, जैसे स्लीप करने कहीं पे और सोने गया, तो फिर मैंने अपनी जगह बदल दी कि वो कंफर्ट जोन पैदा ही ना होने दें। वो कंफर्ट जोन जैसे ही आपको बन जाता है, आप सुबह फिर उठना, फिर वो धीमे 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 एक्सटेंड होता जाएगा। इसलिए मैं अपनी हमेशा जगह सोने की या फिर कोई आराम करने की जगह चेंज कर देता था कि कंफर्ट जोन या फिर नॉर्मल अकस्टम्ड ना हो जाऊं उस प्लेस से। ये सेकंड चीज हो गई। एंड थर्ड चीज, प्री रेक्विजिट्स मेरे हिसाब से, एक डेडिकेटेड आपकी नोटबुक्स अलग होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की, मिस्टेक्स अलग आपकी नोटबुक होनी चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड इस तरीका, मतलब ये नहीं होना चाहिए एक रजिस्टर है, आधा आधा डिवाइड कर उसमें सब कुछ मिक्स हो गया है, थोड़े दिनों में ये हो गया। अगर आप सारी चीजें उसी टाइम पे स्टार्टिंग से स्ट्रक्चर्ड रखेंगे, लाइक मिस्टेक्स की डायरी अलग, मॉक्स के लिए अलग डायरी होगी, वो हर एक चीज को डेडिकेटेडली रखना अलग से, वो मेरी प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प करी थी। लाइक मेरे रजिस्टर्स हर चीज में ऑर्गेनाइज्ड रहते थे, और टेबल थोड़ी साफ रहना कि मेंटल आपका माइंड आपका थोड़ा पीसफुल रहे, वो ये चीजें प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है मेरे हिसाब से। अच्छा, और एक चीज और कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनके मॉक में स्कोर्स डिप हो जाते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। आपके भी डिप हुए? ऐसा कोई भगवान तो है नहीं जो सीधे एक ही ट्रैजेक्टरी पे चल रहा है। ठीक है, तो जब वो डिप हुए तो उनको वापस ट्रैक पे कैसे लाए? मैंने क्या करा था, लाइक मेरे मॉक्स में डिप होने शुरू हुए थे सितंबर में, एंड तब आपने एक जी मीट ली थी कि आपने कहा था 12th में इस टाइम पे बच्चे बहुत सारे प्रिपरेशन छोड़ देते हैं और ये सब करते हैं। तो उस और आपने अच्छी खासी स्ट्रैटेजीज बताई थी कि 60 डेज की ये रहेंगी ये रहेंगी। एंड उसमें मैंने क्या करा था एड ऑन, मैंने सेक्शनल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी। लाइक मैं एक, क्या होता है अगर आप लगातार मॉक्स दे रहे हैं, तो कभी कभी मिस्टेक्स रिवाइज नहीं कर पाए या फिर आप एनालाइज सही से नहीं कर पाए, उसकी वजह से एक कॉन्टिन्यूअसली आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन वो प्रोडक्टिविटी धीमे धीमे घट जाती है। तो मैंने क्या करा था, एक दिन का प्रॉपर ब्रेक लिया, उसमें क्या करा, मिस्टेक्स अपनी सबसे पहले सारी नोटबुक्स निकाली, लाइक अच्छी 11 से मेरी जो कलेक्ट हुई थी 2 नोटबुक्स हो गई मिस्टेक्स वाली।
तो मैंने उसको कलेक्ट करा सबसे पहले, एंड एक जगह पे एक पेज पे अपनी सबसे पहले सिली मिस्टेक्स का कॉलम बनाया, एंड फिर जो कंसेप्चुअल मिस्टेक्स थी उनका कॉलम बनाया। उससे क्या हुआ, आपके सामने सारी मिस्टेक्स हैं। अब वो जो 2 कॉपीज की मिस्टेक थी वो आपके सामने 1-2 पेजेस में आ गई है। एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से आपकी पढ़ाई अब चालू कर सकते हैं। आपको पता है ये मिस्टेक्स थी आपकी, इस तरीके से इस पे काम करना है। तब मैंने प्लान ऑफ एक्शन बनाया। मैंने देखा कि मेरी सिली मिस्टेक ज्यादा हो रही थी, क्योंकि सितंबर के फेज तक के ज्यादातर मैंने बच्चों में भी यही होता है कि सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ चुकी है, क्योंकि वो इतने सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो सिली मिस्टेक्स करने के लिए मैंने सेक्शनल्स की प्रैक्टिस प्लस द टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, मैंने उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी अलॉन्ग विद द मॉक्स। लाइक सेक्शनल्स अगर मैं पहले दिन में 2 दे रहा था, तो मैंने उसको 4 पे कर लिया। 4 कर लिया, या तो फिर 3 सेक्शनल से भी प्लस टॉपिक वाइज क्वेश्चन करने लगा मैं। लाइक स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग में मुझे बहुत दिक्कत आई थी, स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग पे मैं क्वेश्चन लगाने लगा। हम्म। तो फिर मेरे हिसाब से अगर डेप्थ हो रहा है तो सबसे पहले एक दिन का ब्रेक लेना चाहिए, उसमें सारी मिस्टेक्स नोट डाउन करो, एंड फिर उन मिस्टेक्स का प्लान ऑफ एक्शन ये बनाओ कि प्रॉपर्ली मुझे क्या करना चाहिए। एंड कुछ डेज के लिए शायद मॉक्स अगर रोकने पड़े तो भी ठीक है, लाइक 1 वीक के लिए रोक दिया, मैंने अपनी मिस्टेक्स पूरी एनालाइज करी, उस पर प्रॉपर काम करा, तब मॉक्स से देना शुरू करो। कि आपको एक ये भी नहीं कि हाँ कॉन्टिन्यूसली पढ़ रहे हैं लेकिन दिमाग में नहीं जा रहा। ये मेरे साथ बहुत हुआ था बीच में, मैंने अपने लिए ये करा था प्रिपरेशन में। ठीक है, अब गोल्डन क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि जीके एनसीटी का क्या रोल रहा है आपकी तैयारी। तो मेरे लिए जी कम्युनिटी लाइक फाउंडेशनल डे से मैंने इसको ज्वाइन करा, तो उसके लिए मेरे लिए तो एक इमोशनल अटैचमेंट भी है सबसे पहले जी के इन्फिनिटी। सेकेंडली, जब मैंने 11th में शुरू करा था, लाइक जी नीट्स में बाकी 12th वाले होते थे तो फिर मेरे डाउट्स इतने नहीं क्लियर हो पाते, लेकिन डीए में मुझे आंसर मिल जाता था जब मैं आपसे पूछता था। एंड उसमें मुझे अच्छी खासी क्लैरिटी होती थी कि करंट अफेयर्स को छोड़ के भी अगर मैं बाकी सब्जेक्ट से फोकस करूं तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जी के इन्फिनिटी से, स्पेशली लीगल के कॉन्सेप्ट एंड सीआर के कॉन्सेप्ट जो कि मेजर होते हैं। सीआर में सीआर माइस्ट्रो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। लीगल में जो इस तरीके से आपने पढ़ाया, वो अभी तक के सारे एग्जांपल्स दिमाग में रहते हैं, आर्टिकल 19 से रिलेटेड हो या फिर कॉन्स्टी में और चीजों से रिलेटेड हो, जरा वो ऐसे सारी चीजें दिमाग 3 में। एग्जाम्पल बताओ जो तुम्हें कभी नहीं भूल सकते तुम, सबसे लीगल पहले आर्टिकल 19 का डीजे ढोलू आया। उसके बाद आपने फैमिली लॉ में एक मोमबत्ती और वो सब वाला सारा समझाया था कि कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और वो सब। एक आपने आर्टिकल 21 नहीं 22 से रिलेटेड बताया था, वो कालिया और एक दूसरा टुनटुन मौसी वाला एक एग्जांपल था कि हाँ उसने वो एक्सपोज फैक्टर्स वाला कि उसने उसको कैप्चर कर लिया, ये लाइन पे आपने समझाया था। तो ये 3 एग्जांपल्स, लाइक कॉन्स्टी तो पूरी दिमाग में ऐसी बैठ गई थी कि हाँ एक एग्जांपल के हिसाब से ये आर्टिकल है। बस कॉन्ट्रैक्ट्स में आप जो एग्जांपल्स बताए थे, लाइक वो शीन मैम वाला, तो रेटिफिकेशन, इतने सारे एग्जांपल्स तो दिमाग में बैठ गए थे। लीगल 11th में मेरी कंप्लीट हो चुकी थी, बस 12th में आके उसको ब्रश अप करते रहना होता है कि लगातार रिवाइज हो जाए। सेकेंडली सीआर कॉन्सेप्ट, लाइक बाकी टीचर्स क्या करते थे, एडवांस लेवल से शुरू करते थे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता ही होंगे। उस तरीके से सीआर में माइस्ट्रो में क्या हुआ कि मुझे एक बेसिक लेवल से क्या क्वेश्चन को इस तरीके से अप्रोच करनी है, उसके बाद क्वेश्चन किस जगह पे बनेगा, लाइक बट हो गया, फॉर बट हो गया, देयरफॉर हो गया, इन चीजों पे अंडरलाइन करना मुझे। तो वो सीआर माइस्ट्रो मेरे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट 11th में क्लियर हो गया। प्लस जीके, उसमें मेरा क्या हुआ था, 11th में मैंने डेडिकेटेड नोट्स नहीं बनाए थे जीके के लिए। लेकिन अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बनाने चाहिए थे, क्योंकि उससे 12th थोड़ा सा मिल जाएगा आपको, एक डेमो टाइप का मिल जाता है। लेकिन 12th में क्या हुआ, मैं क्लास अटेंड करता था जीके वाली, जिससे आप जो पैरामीटर्स बताते थे 11th में, हमने आपने हम लोग को गाइड करा था कि पैरामीटर्स देखो, अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो वो कब फॉर्म हुआ था, कोई ऑर्गेनाइजेशन है अगर, उसकी क्या क्या नई नई चीजें उसकी अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हैं, उसकी क्या हिस्ट्री रही है, क्या मेंबर्स हैं उसके। लाइक ये जो कुछ पैरामीटर आपने बता दिए थे, ये 11th में नहीं, लेकिन मुझे 12th में बहुत कम है। जब मैं जैसे जनवरी में एलेक्सर एंड में आई, उसके पहले मुझे कुछ टॉपिक्स पढ़ने थे, अब मुझे पता है कि दृष्टि आई अगर मैं खोल रहा हूँ उसमें क्या क्या टॉपिक्स मुझे देखने होंगे, उसके बाद उस टॉपिक्स में क्या रेलेवेंट पार्ट है जो मुझे नोट डाउन करना होगा। तो इसकी वजह से मैं हर जगह भटकता नहीं था कि हाँ ये भी नोट कर लूँ या ये भी नोट कर लूँ। वो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका जो मुझे 11th में मिल गया था, वो मेरी 12th की प्रिपरेशन में ओवरऑल बहुत काम आया। ठीक है, तो अब तुमने नया वाला विक्ट्री बैच की लॉन्च आई होप देखी होगी, तो उसमें ऐसी क्या कुछ चीजें तुमको लग रही हैं कि जो अगले साल के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गेम चेंजिंग हो जाएंगी। तो फर्स्ट चीज इज लाइक द स्टैटिक जीके क्वेश्चंस एंड स्टैटिक जीके क्लासेस। हम लोग की प्रिपरेशन में अभी क्या हुआ था, थोड़ा एंड के टाइम पे एंड सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री कवर हम लोग मेजरली कर पाए थे। 11th में हम लोग ने करी थी इकोनॉमिक्स, लेकिन उतनी ज्यादा डेप्थ वाली नहीं थी। हम लोग ने 12th में एंड तक के करा, जिसकी वजह से क्लासेस थोड़ी एक्सटेंड हो गई थी। एंड इस साल क्या है, लाइक आपने बताया था जनवरी टू मार्च, ये महीनों में स्टैटिक जीके आपकी हफ्ते भर हफ्ते रहेंगी, 2 क्लासेस रहेंगी इन जीके की एंड स्टैटिक जीके की।
जिसकी वजह से बहुत अच्छा रहेगा कि एंड तक के आप फ्री हो जाएंगे सिलेबस से। फिर आपका सिर्फ काम रहेगा कि आपको रिवाइज करना, रिवीजन करना पड़ेगा, एंड स्टार्टिंग में सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी एंड एंड में सिर्फ प्रैक्टिस। ये सबसे बेस्ट चीज मुझे अभी के लिए लगी। एंड सेकेंडली मेंटरशिप वाला, लाइक हम लोग अगर डाउट्स डालते थे तो उसमें एक बंदा बैठा है, उसको भी उसकी भी ह्यूमन कैपेसिटी एंड वो देर में थोड़ा दे सकता है रिप्लाई, या फिर कभी देर हो सकती है। लेकिन इस साल क्या है, आपने डेडिकेटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिए जो कहा था कि 2-3 मेंटर्स रहेंगे, एक फ्री नहीं रहा तो फिर दूसरा रिप्लाई दे देगा, या फिर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक टाइमिंग रहेगी एंड उसमें आप खुद रिप्लाई देंगे बैठ के। ये चीज मुझे बहुत लगी कि उसी टाइम पे डाउट क्लियर हो जाएगा, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। ऑल्सो डिस्ट्रैक्शंस जो बच्चों को होते हैं प्रिपरेशन के दौरान, उसको एलिमिनेट करना कितना जरूरी है, और कौन से 3 बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हर किसी एस्पिरेंट को होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल द यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम रील्स। लाइक मैंने इंस्टाग्राम कभी यूज नहीं करा था, तो मुझे उसका डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं था। नहीं मैंने पहले उसका यूज करा था, नहीं अब करता हूँ, अब हल्का फुल्का तो शुरू करा है। तो उस टाइम पे मेरा इंस्टाग्राम का तो डिस्ट्रैक्शन नहीं था। अगर बाकी लोग को है तो आपने सीधे कहा था कि अकाउंट डीएक्टिवेट करो, एंड उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, क्योंकि वरना फिर आप अनइंस्टॉल करो, फिर इंस्टॉल कर लिया, फिर कुछ कर लिया, तो वो एक बार बार रहेगा, क्योंकि हाथ ही में फोन है, तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। द सेकेंड चीज था यूट्यूब शॉर्ट्स में, वो आपने एक इन शॉर्ट्स वाली चीज बताई थी, अनुक वाली, सॉरी अनुक, आपने एक्सटेंशन बताया था क्रोम का, जिससे कि आप डेडिकेटेड चीजें ले सकते हैं, लाइक शॉर्ट्स को डिसेबल कर दिया, रिकमेंडेशंस को डिसेबल कर दिया। उससे बहुत फायदा होता है, क्योंकि शॉर्ट से क्या होता था, क्लैट में आपको टाइम स्पैम या फिर अटेंशन स्पैम ज्यादा चाहिए होता है। आप रीडिंग कर, आपको 2 आवर्स के लिए इंटेंसिव रीडिंग करनी है, उसके लिए अटेंशन स्पैन ज्यादा चाहिए। लेकिन शॉर्ट्स में क्या होता है, वो 5 to 6 सेकंड या 60 सेकंड्स के वीडियोस अटेंशन स्पैन आपका धीमे धीमे कम करते जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। उसमें जो सॉन्ग्स आते हैं या फिर वो आते हैं, वो दिमाग में उस रीडिंग के टाइम पे घूमते हैं, वो प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा अटकते थे। लाइक शुरुआत में अगर मैं चलाता था जब शॉर्ट्स, तो मेरे दिमाग, अब मैं मॉक दे रहा हूँ, मेरे दिमाग में वो गाना चल रहा है इन द बैक ऑफ द माइंड, ठीक है, या फिर कोई कोई भी ट्रेंडिंग चीज है वो दिमाग में बैक ऑफ द माइंड में चल रही है, उसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई। मेजरली मेरे लिए क्या रहा था, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड इंस्टाग्राम तो नहीं था, मेजर डिस्ट्रैक्शन मेरे लिए ये रहा था। एंड बाकी डिस्ट्रैक्शन जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला डिस्ट्रैक्शन रहता है, वो तो सीधे खत्म ही वाला है, आपने खुद ही कहा है कि इसको खत्म ही कर दो। वो क्योंकि उसके साथ पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपका डिस्ट्रैक्शन दूसरे पे रहेगा, किसी पर्सन के लिए रह रहा है या फिर किसी चीज पे है, उसको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा, एंड देयर इज नो अदर ऑप्शन और अल्टरनेटिव फ्रॉम दैट। क्योंकि जो इसमें लगे रहे वो आज हमारे बीच रहे ही नहीं। वो उनका इंटरव्यू ही नहीं ले पाए हम कभी, क्योंकि उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो बात वो है। अब एक चीज और के, व्हाट वाज योर एग्जाम डे लाइक? 7 दिसंबर सुबह कैसे उठे, कितने बजे उठे, क्या रूटीन रहा, पेपर देख के क्या फील हुआ एकदम से? पूरा एक बार अच्छे से बताओ। लाइक माय डी डे वाज प्लान लाइक दिस, जो आपने 11th में 6 दिसंबर को लिया, सॉरी 30 नवंबर को लिया था पिछले साल, उसके हिसाब से मैंने अपना डी डे, इस बार भी आपने बहुत सारी स्ट्रेटजीज ओवरलैपिंग थी, मैंने उसके हिसाब से अपना प्लान करा। सबसे पहले रात में जल्दी सोने वाला, लाइक 11 o'clock और 11:30 इस बार थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया था, उस टाइम तक के सो गया था मैं, कि थोड़ा सा, एंड फोन तो एकदम ही बंद, नेट बंद है and वो स्विच ऑफ है पूरा, वो साइड में रखा है फोन, ठीक है। उसके बाद मैं सुबह उठा शायद 7 o'clock पे अप्रोक्सीमेटली, 6:30 to 7 आई गॉट अप इन द मॉर्निंग। एंड उसके बाद मैंने क्या करा, थोड़ा सा फ्रेशन अप हुआ। सबसे पहले फाउंडेशनल चीज है जो कि कम देर तक दिमाग में रहती है, मैंने वो रिवाइज करी, जैसे कि अपनी मिस्टेक डायरी। अगर मिस्टेक डायरी मैंने सुबह सुबह रिवाइज करी, तो फिर वो 2 to 4 के टाइम में मेरे पास अच्छी खासी दिमाग में बैठी कि ये मिस्टेक्स नहीं ही करनी है। एंड वो मिस्टेक्स डायरी, जैसे मैंने पहले बताया, कंसोलिडेटेड थी, ये नहीं वो 2 कॉपीज थी पूरी, वो कंसोलिडेटेड मिस्टेक्स डायरी 2 to 3 पेज की, कि मुझे ये सिली मिस्टेक्स है मेरी, ये चीजें हैं, सबसे पहले मैंने वो रिवाइज करी, एंड उसमें 1 घंटा दिया था मैंने, 7 to 8 में मिस्टेक्स अपनी रिवाइज कर ली। उसके बाद मैंने क्या, सीआर के कॉन्सेप्ट्स एंड इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स, मेजरली ये दोनों चीजें रिवाइज करी। एंड फिर क्यूटी के फॉर्मूला, लाइक द बेसिक्स, द मेंसुरेशन फॉर्मूला एंड अदर ट्रिक्स एंड टिप्स, जो कि रिवाइज कर लेनी चाहिए, मॉक्स से पहले भी मैं रिवाइज करता था। मेजरली मेरा स्केड्यूल बहुत ज्यादा ओवरलैप करता था मॉक्स के साथ, लाइक मैंने प्लान उसके हिसाब से करा था कि मेरा अगर डी डे ये है, मैं इसी के हिसाब से अपने मॉक्स रखता हूँ। उस दिन पे भी मेरा यही रहता था, रिवीजन, लाइक मिस्टेक्स करेगा, अपना कॉन्सेप्ट करेगा, एंड देन ड्यूटी के फॉर्मुलाज, प्लस द एडिशनल थिंग इन मॉक्स डे वाज द करंट अफेयर्स। बट उस दिन मैंने करंट अफेयर्स को उतना ज्यादा नहीं रिवाइज करा, 2-3 टॉपिक्स रिवाइज करे, लाइक ऑपरेशन सिंदूर वाज देयर, द मेजर टॉपिक विच वी ऑल नो दैट इट विल कम इन द क्लैट एग्जाम, लाइक वो टॉपिक्स फर्स्ट मैंने उठा लिए थे, लाइक द एंड द रीसेंट द ब्रिक्स वाज देयर, and the operation sindoor was there, one or two more topics,
वो भी अगर इसलिए कि टाइम बचा, वरना आपको मेजरली अपने कॉन्सेप्ट्स, मिस्टेक्स एंड फॉर्मूलाज रिवाइज करके थोड़ा सा गैप रखना पड़ेगा 2 o'clock के बीच में एंड अपना घर से निकलने के बीच में। लाइक मैंने 11:30 या 10:30 पे अपनी बुक्स बंद कर दी थी, उसके बाद मैंने उसको नहीं टच करा, क्योंकि फिर आपका माइंड फ्लॉगिंग होने लगती है कि हाँ अब ये भी पढ़ लूं क्या, ये भी पढ़ लूं क्या आखिरी मौके पे। इसलिए मैंने अपनी 11:30 या 10:30 तक की बुक्स बंद कर दी थी पूरी, एंड 2 hours तक अपना जो भी नॉर्मल घर पे बैठ के अपना ब्रेक लिया, अपना सेंटर पे गया नॉर्मली अपना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था 11th का कि सेंटर पे कैसे जाना होगा, नॉर्मल अपना चिल होकर थोड़ा जाना होगा, नर्वस नहीं होना इतने लोगों को देख के। मैं सेंटर पे गया, उसके बाद जब मैंने पेपर खोला, वहां पे आराम से बैठे पेपर खोला, उसके बाद सबसे पहला सेट मेरा एआर का आया। तो फिर उस टाइम पे सारी स्ट्रैटेजीज जितनी मॉक्स की थी, वो उस टाइम पे आपको लगता है कि हाँ अब तो खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, एआर आ गई इतनी ज्यादा आगे, वो भी मैंने प्रैक्टिस करी थी, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था पूरा सेक्शन एआर का आ जाएगा। इसलिए उस टाइम पे थोड़ा सा तो मुझे 1 मिनट के लिए लगा कि हाँ मैंने पेपर पूरा पलट के देखा कि कहाँ पे लीगल है, कहाँ पे कौन सा सेक्शन है। सबसे पहले उसी टाइम पे स्ट्रैटेजी बनाई, पुरानी कोई स्ट्रैटेजी नहीं काम करी थी, क्योंकि एकदम ही अलग पेपर था पुराने मॉक से या फिर पास के पेपर से। तुरंत स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर मैं इस पैराग्राफ दिया है, पैसेज दिया, उस पर इतने लंबे लंबे क्वेश्चन, उसको तुरंत स्ट्रेटेजाइज करना, एंड ये 1 से 2 मिनट का आपका काम होना चाहिए उसी टाइम पे, अगर पेपर बहुत ही अलग आ रहा है, कि ये सेक्शन आपको पहले करना है, इस पे इतना टाइम ही डेडिकेट करना है। एंड मस्ट चीज इज कि आपको टाइम पूरा एक एक अलॉट करना है, जैसे 30 मिनट्स अगर दिए उससे एक्सटेंड ना हो। ये मैंने अपने क्लैट के पेपर में भी करा था, 30 मिनट्स मैंने लीगल को अलॉट करे थे, उससे एक भी मिनट मैंने एक्सटेंड नहीं करा कि मेरा बाकी सेक्शंस पे हार्म हार ना हो, क्योंकि पता था एआर में ज्यादा टाइम जाएगा। तो वो आपको इंस्टेंटली 1 से 2 मिनट में स्ट्रैटेजाइज करना ही पड़ेगा। हाँ 2 मिनट लग सकता है कि हाँ अब तो पेपर गया हाथ से, लेकिन उस टाइम पे आपको थोड़ा सा काम रहना पड़ता है। बाकी बच्चों को देखे हाँ कि वो एकदम नर्वस है, लेकिन मैंने कामली थोड़ा सा उसको हैंडल करा उस टाइम पे, इसलिए मेरा पेपर ठीक गया था। ठीक है। अब मुझे जाते जाते लास्ट के दो क्वेश्चन चाहिए कि तीन सबसे बड़ी गलतियां जो एस्पिरेंट्स करते हैं, जो कि तुमने अपने फेलो स्टूडेंट्स को देखा करते हुए। ठीक है, बहुत सारे तुम्हारे कांटेक्ट में ऐसे भी लोग होंगे जो ड्रॉपर्स थे, अभी भी दोस्त होंगे, तो हम ऑब्वियसली किसी का नाम लेंगे नहीं, बट तुमने ये उनके स्टार्टिंग के कुछ महीनों में ही ऑब्जर्व कर लिया था कि यार अगर ये ऐसी चीज करते हैं तो इस चक्कर में क्या होगा कि इनका शायद इस साल भी ना हो पाए। ठीक है, जिसने शायद 12th में पेपर दिया होगा और तुम जानते हो उनको पर्सनली। ठीक, तुम्हारा तो क्लियर हुआ, वो अच्छी बात है, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो तुमने उनमें ये तीन गलतियां थोड़ी मेन मेजर दिखी। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरी चीज के तीन ऐसी चीजें जो कि तुमने शुरू में ही ऑब्जर्व कर ली थी कि अगर मैं ये कर देता हूँ तो गारंटीड सिलेक्शन है मेरा। तो 3 गोल्डन रूल्स, ऐसा दो चीजें। अगर मैं मिस्टेक्स का बताऊं, कुछ लोगों ने क्या करा था, अपनी मिस्टेक डायरी जो होती है या फिर मॉक की एनालिसिस होती है, उस पे बहुत कम टाइम देते थे, या फिर उसको अच्छे से एनालाइज नहीं करा। उसको बहुत, उस टाइम पे क्या होता है, मॉक्स हम लोग ने दे दिया, हम लोग को सेटिस्फेक्शन मिल जाता था, हम लोग उसको बहुत बच्चों लाइटली ले लेते थे कि हाँ अब तो मॉक दे दिया है ना, अब तो एक अपना काम की तरह उसको देखते थे, काम हो गया अब ठीक है बात खत्म। लेकिन उस टाइम पे क्या करना चाहिए, मॉक्स के तुरंत बाद 1 या 2 घंटे का ब्रेक शुरुआत में चलता है, लास्ट तक के वो कम हो जाएगा, लेकिन आपको ब्रेक लेके तुरंत एनालाइज करना पड़ेगा एंड उसको नोट डाउन करना पड़ेगा। ये मैंने शुरुआत में अपना देख लिया था कि हाँ मैं एनालाइज करके मैंने लिख लिया है, लेकिन उसको रिवाइज नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ ना कुछ रिलेटेड रहेगा मॉक्स की एनालिसिस से या फिर मिस्टेक से। ये बाकी बच्चों को मैंने बहुत देखा कि उन्होंने एनालाइज नहीं करा, उनको याद ही नहीं उनकी मिस्टेक्स क्या थी। लाइक जी मीट में जब डाउट सेशंस के लिए बैठते थे, बहुत लोग कुछ भी बोल, मतलब उनको अपनी मिस्टेक्स रियलाइज नहीं होती थी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग रैंडम क्वेश्चंस इन द, मतलब लिम्बो में बैठ के वो लोग क्वेश्चंस पूछते थे और वो खुद की मिस्टेक्स एनालाइज करके नहीं आते थे, जिससे लग जाता था कि हाँ इसके में थोड़ा डाइस ही रहेगा की सिलेक्शन का। इसलिए वो उस टाइम पे रियलाइज होता था। सेकेंडली, मल्टीपल सोर्सेस पे घूमना। लाइक बहुत बच्चे क्या करते हैं, जीके के लिए मैं ये चीज पढ़ रहा हूँ, अब वो ये भी पढ़ लूं क्या, ये भी पढ़ लूं, या फिर सीआर देख रहा हूँ, इसके भी कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ, इसकी वीडियोस देख रहा हूँ, एआर के लिए, क्यूटी के लिए स्पेशली, ये टीचर अच्छा नहीं लग रहा। टीचर बार बार चेंज करते रहेंगे या फिर अपने सोर्सेज अगर बार बार चेंज होते रहेंगे, उससे बहुत दिक्कत आएगी प्रिपरेशन में। मैंने शुरुआत में हाँ 2-3 जगह पे ट्राई करा, लेकिन आखिर में जीके इनफिनिटी काम आया। लाइक इसके एलिक्सर्स हो गए या फिर क्लासेस हो गई, आपको एक जगह पे फोकस है। लाइक जीके इनफिनिटी से अगर कोई नहीं जुड़ा है, तब भी वो अपना एक सोर्स बना के रखे कि उसका ये मल्टीपल सोर्सेज से ना घूमे। आखिरी के टाइम पे स्पेशली लाइक सितंबर अक्टूबर नवंबर जब न्यूज बढ़ जाती है, तब आपको लगता है ये सोर्स अच्छा लग रहा है, इससे ये न्यूज कवर कर लूं, ये वाला फैक्ट भी कवर कर लूं, तब आप जगह जगह हाथ मारेंगे कि आपको कुछ न्यूज मिल जाए, या फिर कोई और सब्जेक्ट के लिए भी हो सकता है। थर्ड चीज मैं कह सकता हूँ, प्रैक्टिस। बहुत लोग क्या करेंगे, सिर्फ मॉक्स के लिए अपना मॉक्स डेडिकेटेड दिन बना लिया एंड दे दिया,
या फिर अपनी थ्योरी थ्योरी रिवाइज कर ली, दे टेक इट एज इट इज एन स्कूल एग्जाम, लाइक दे लर्न द थ्योरी, रीजन के कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लिया सब कुछ के लिए, लेकिन जब तक वो एप्लीकेशन नहीं होगा। मेरी एक खुद की भी मेजर गलती थी कि मैंने स्टार्टिंग के दिनों में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस नहीं लगाए थे, जिसकी वजह से मुझे लास्ट में आके, मैंने भी बताया था, सितंबर में मुझे आके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाने पड़े। वो अगर मैं शुरुआत में कर लेता तो फिर मुझे से फायदा होता। एंड ये बहुत बच्चे करते हैं, लाइक उन्होंने सिर्फ मॉक्स देना शुरू कर दिया, अपने टॉपिक्स रिवाइज कर लिए बस, लेकिन वो सेशनल्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। एक बहुत आपने स्ट्रैटेजी, या फिर ऋषभ भैया ने शायद बताई थी स्ट्रैटेजी, की सेक्शंस को एक साथ देने की कोशिश करो, लाइक दो सेक्शनल्स एक साथ दो, अपना सीक्वेंस डिसाइड करो। एंड इसमें बहुत ये दिक्कत होती है कि आपका नहीं सीक्वेंस नहीं बताई। डिसाइड हो रहा। हाँ, आपने ये सीक्वेंस नहीं डिसाइड हो रहा आपका कि कैसे सीक्वेंस डिसाइड करना है, ये सितंबर अक्टूबर या फिर जुलाई अगस्त में इसमें दिक्कत आती थी। ये मैंने बहुत बच्चों में देखा आखिरी तक कि वो इसी बात पर होते थे कि मेरे सर कैसे सीक्वेंस करो, इस मॉक में कैसे सीक्वेंस रहेगा, ये कैसे रहेगा। तो अगर आपको शुरुआत में वो ट्राई नहीं करेंगे हर चीज को, तो फिर वो लास्ट के प्रिपरेशन में जरूर दिक्कत होगी। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या था सर? आपके दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि 3 गोल्डन चीजें भी बतानी है जो हर एस्पिरेंट को करनी ही करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वही रिपीट कर रहा हूँ, मिस्टेक्स वाला। हम्म। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, करंट अफेयर्स का रिवीजन रेगुलरली, उसमें एक भी दिन का गैप नहीं आ सकता अगर। और करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस, लाइक जो इस बार आपने लेक्चर्स में क्वेश्चंस ज्यादा दिए पैसेज, वो मुझे बहुत बढ़िया लग रहे थे, क्योंकि मेरे साथ मेरे खुद के क्लैट के एग्जाम में क्या हुआ है, जीएसटी पे क्वेश्चन आया, मुझे वो एक एक पॉइंटर उसका रटा था, लेकिन क्या हुआ उस टाइम पे वो प्रैक्टिस में परसेंटेज में मैंने दिक्कत कर दी, 5, 12, 40 में मैंने कर दिया उसको। इसलिए अगर प्रिपरेशन से शुरुआत में एंड तक की ये देखें कि अगर करंट अफेयर्स आपने रट लिए, मैं भी पूरा रिवाइज करता था एंड रेगुलरली रिवाइज करता था, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो पैसेज बेस्ड हो या फिर वन लाइनर भी हो, क्योंकि जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं आपको बाकी ऑप्शंस भी दिख रहे होते हैं, आपको वो टेम्पटिंग लगते हैं, आप फिर अपने ऑप्शन पे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो गेन होगा कॉन्फिडेंस अगर आप करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। मैंने क्या करा था, बाकी सब्जेक्ट्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस करता था, 3 सेक्शनल 4 सेक्शनल पर डे, लेकिन करंट अफेयर्स की मैंने रिवीजन अच्छे से करा, लेकिन उस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करी। ये मुझे लगता था कि हाँ करनी चाहिए थी, तो मेरे 1-2 नंबर और अच्छे आते, जो मेरे सिली मिस्टेक्स में कट गए। तो फर्स्ट गोल्डन रूल इज करंट अफेयर्स का रिवीजन एंड उसकी प्रैक्टिस, सेकंड द मिस्टेक्स डायरी, एंड थर्ड वन आई वुड से इज द सीआर के कॉन्सेप्ट्स। उसमें आपकी कमांड होनी चाहिए अच्छे से, ये नहीं स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग में आपने हाँ कॉन्सेप्ट समझ लिया, इसमें ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। जब मॉक्स की एनालिसिस मैं करता था, मैं क्या करता था, जो कट जैसे मॉक्स प्रिंटेड है उनमें क्वेश्चंस अगर अलग टाइप का आ रहा है उसको कट आउट करा एंड अपनी मिस्टेक्स डायरी में पेस्ट कर लिया, कि जैसे ये उसकी टेक्निक रहेगी, अगर आप इस टाइप का स्ट्रेंथिंग आएगी तो एक ये भी वे ऑफ फाइंडिंग द स्ट्रेंथिंग क्वेश्चन आंसर हो सकता है। ऐसे क्या होगा, आपने सिर्फ नोट्स बनाए अपने, उसमें ये पॉइंटर्स हैं कि स्ट्रेंथिंग इस तरीके से होती है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज तो मॉक मिलेगी। तो फिर मॉक में मैं क्या करता था, उस चीज को कट आउट करा, अपने मॉक्स डायरी में पेस्ट करा, मिस्टेक्स डायरी में पेस्ट करा, एंड फिर उसको जब मिस्टेक्स डायरी रिप्लेस कर रहा होता था रेगुलरली, तो उसमें देख लेता था कि ये भी एक तरीका हो सकता है, ये भी एक तरीका हो सकता है, इस चीज को इस तरीके से अप्रोच करने का। तो ये 3 गोल्डन रूल्स मैंने अपनाए थे जो हेल्प करे थे मुझे। बहुत बढ़िया कार्तिक है, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको हमसे पढ़ के बहुत अच्छा लगा होगा, आपका जीके एनसीईआरटी डेफिनेटली। एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा, आपकी बहन का भी बहुत अच्छा रहा होगा। ये दोनों भाई बहन पढ़ते थे मुझसे थ्रू आउट द ईयर। तो श्रीवास्तव खानदान मुझे अगर देख रहा हो इस वीडियो के माध्यम से, तो मैंने दोनों ही बच्चों को पढ़ाया है आपके, एंड दोनों ही वो भी आपके है। काफी बढ़िया बच्चे हैं, दोनों ही आगे लाइफ में काफी अच्छे आगे जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। एंड थैंक यू कार्तिकेय सर। की जर्नी काफी इंस्पिरेशनल थी, इसलिए ये मैंने थोड़ा लंबा भी खींचा जानबूझकर। तो जो लोग इसको बाद में देखेंगे इंटरव्यू को, आई होप कि आपने पॉइंटर्स नोट डाउन करे हो, नहीं करे हो तो एक बार वीडियो वापस देखना, शुरू से जो जो चीजें इसने बताई हैं वो काफी गोल्डन हो सकती हैं आपकी प्रिपरेशन में, गेम चेंजिंग। तो एक बार उसको नोट डाउन कर लें। तो थैंक यू कार्तिकेय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर।